नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। आज शाम 7:30 बजे सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने महाविकास अघाड़ी को बहुमत नहीं दिया था। चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके लिए शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को भी ताक पर रख दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सत्ता के लिए शिंदे को समर्थन नहीं दिया है, बल्कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने को कहा है। फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ना बनने पर उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। तो अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आज सीएम पद की शपथ लेंगे। साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फडणवीस ने खुद कहा कि वो सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, इससे कितना फायदा बीजेपी को 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इधर एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए उनके समर्थक नजर आए। ऐसे में शिवसेना की जो टूटन है, शिवसेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये जानने वाली बात है शिवसेना के लिए। शिवसेना को अंदर खाने अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार कहां उससे गलती हुई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 2 जगहों के नाम भी बदल दिए। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी टूटन हुई शिवसेना के अंदर, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे उसको भांप नहीं पाए। मैं दूसरी तरफ अगर बात कर लें आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के बेटे की, तो उनके लिए एक मौका है कि जो युवा शिवसेना सैनिक हैं उनको वो क्या कुछ मैसेज दे पाते हैं, उनके थ्रू पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं। क्योंकि 2005 के आसपास नारायण राणे की बात कर लें या फिर राज ठाकरे का जिक्र कर लें, जिस तरीके से पार्टी में बगावत देखने को मिली थी, उद्धव ठाकरे ने उस वक्त डैमेज कंट्रोल किया था। अब आदित्य ठाकरे के पास वैसा ही कुछ मौका साफ तौर पर देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे आए हैं। तो महाराष्ट्र में आज से शिंदे सरकार, शिंदे को बीजेपी ने समर्थन दिया है, हिंदुत्व के लिए शिंदे के साथ आए, ये फडणवीस का कहना है। फडणवीस ने हालांकि कहा कि वो सरकार से बाहर रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी जेपी नड्डा, जो बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो उप मुख्यमंत्री बने और सरकार का हिस्सा हो।
और सीधा सवाल में आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही थी, उसके बीच अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की मदद से। और ऐसे में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र पात्रो जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। दूसरे हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सीधा रुख करना चाहूंगा सबसे पहले बीजेपी का। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से पहले ये नहीं दिख रहा था कहीं भी कि आप पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम के लिए समर्थन, सीएम बनाए जाएंगे, आज शपथ लेंगे, सीएम बनेंगे आज। विवेक जी, आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल यह है सर, पहले तो आप नजर नहीं आए कहीं भी, हालांकि अंदर खाने बात उठती रही, मीडिया में भी ये बात सूत्रों के हवाले से आती रही कि इस पूरी पटकथा के पीछे बीजेपी है, लेकिन एकदम से आप लोगों के बयान आए और फडणवीस जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकनाथ शिंदे को सीएम पद का चेहरा बता दिया। आज शपथ ग्रहण होना है 7:30 बजे सर, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सर। चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सेना महाराष्ट्र जनता ने उस का गला घोटते हुए सेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। ये वहां के जनमत के साथ धोखा था और हाथ ही नहीं मिलाया। महाराष्ट्र में जिस तरह से अराजकता व्याप्त थी, स्वयं मुंबई का पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के ऊपर वसूली का आरोप लगाते हुए पद से त्यागपत्र दे रहा है। ये सारे दृश्य भी महाराष्ट्र और मुंबई में देखे। ऐसी स्थिति में जब हनुमान चालीसा पढ़ने पे लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और ये देखा जाने लगा कि हिंदुत्व विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं और महाराष्ट्र में अराजकता व्याप्त है, ऐसे में जो शिवसेना के ऐसे घटक थे जिनको ये बात चुभ रही थी, उनके मन में कुलबुलाहट हुई और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उन लोगों ने शिवसेना के नेतृत्व से पल्ला झाड़ने का काम किया और उन लोगों ने जो पल्ला झाड़ने का काम किया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक था कि उनको संरक्षण दे, समर्थन दे, ताकि महाराष्ट्र अराजकतावादियों के हाथ से निकल पाए और महाराष्ट्र में सुव्यवस्था, सुशासन बहाल हो। देवेंद्र फडणवीस जी शिंदे सबसे बड़े दल के नेता हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित किया है और एकनाथ शिंदे जी शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे लिए पद नहीं, विचारधारा, जनता की सेवा, प्रदेश की सेवा, सुशासन, सुव्यवस्था महत्वपूर्ण है। पद तो आते जाते रहते हैं जी, परंतु प्रदेश में, देश में सुव्यवस्था होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी विचारधारा के साथ चलने वाले लोगों का समर्थन और संरक्षण होना चाहिए। आगे से फिर किसी की हनुमान चालीसा पढ़ने में गिरफ्तारी न हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये भी होना चाहिए। इसलिए हमने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें न कोई खेल इसके पीछे है, न कोई इसके आगे है। जो सीधी सी बात हो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जितेंद्र पात्रो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, मुंबई से सीधा जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त शिवसेना की स्थिति क्या है? सर, उद्धव ठाकरे
का कितना बड़ा डैमेज हुआ है सर? क्योंकि जिस तरीके से शिंदे, एकनाथ शिंदे अलग हुए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके नेता बाला साहब ठाकरे और वो बाला साहब ठाकरे के सैनिक हैं, सच्चे सिपाही हैं। ऐसे में आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो यहां पर आप कितना कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल देख रहे हैं भविष्य के लिए? 2004 में 4 का बाला साहब ठाकरे साहब का इंटरव्यू इस समय फ्लैश हुआ, जिसमें उन्होंने जितेंद्र पात्रो जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अभी नमस्कार जी नमस्कार। महाराष्ट्र में एक क्लिप काफी दिनों से चल रहा है जिसमें बाला साहब ठाकरे का 2004 का इंटरव्यू आ रहा है, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि चुनाव के समय जब एक दूसरे को गाली देंगे और उसी के साथ सरकार बनाएंगे, तो ठाकरे साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो उसको यूथ फॉलो कर रहा था और कहीं न कहीं इस सरकार ने उस आइडियोलॉजी के विपरीत जाकर सरकार गठन किया था 2 साल पहले। और उस सरकार में जहां तक देखा जाए विकास कहीं दिखा नहीं महाराष्ट्र में। जो युवा वर्ग चाहता था कि कुछ विकास के मुद्दे पर बात हो, कुछ चीजें जो फंसी पड़ी है उन पर काम किया जाए, उसके विपरीत कहीं किसी बड़े व्यापारी के घर के बाहर आरडीएक्स मिल रहा है तो कहीं पे कुछ हो रहा है तो कहीं पे कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर जेल जा रहा है। एक ड्रग्स के मामले में एक बड़े गद्दावर नेता अपनी बात तो इस तरह रख रहे हैं जैसे सारी चीजें उन्होंने सच बोली हो। तो इन सारी चीजों का इफेक्ट उद्धव साहब पर गया और जो उद्धव साहब की छवि थी महाराष्ट्र में तो कहीं न कहीं जाके धूमिल हुई है। सबसे पहले गौर करने वाली बात है कि उद्धव साहब को जरूरत क्या थी जब सरकार तो बनी रही थी गठबंधन की बीजेपी के साथ, तो जरूरत क्या थी कि 3 पार्टियों के साथ वो सरकार बनाई जाए। तो ऐसी बात थी कि एक के पास छत था, एक के पास कंबल था और एक के पास रोटी का साधन था। तो इसमें महाराष्ट्र का जो विकास था वो रुक गया और फिर एकनाथ शिंदे साहब ने हिंदुत्व वाली बातें की और जो बीजेपी ने जिस चीज को हमेशा सपोर्ट किया है उससे एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो सोचा नहीं गया था, पर ठीक है कि बाला साहब की आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया और उनका कहना है कि वो शिवसेना के सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के शिष्य अपने आप को माने और सही भी बात है, उनकी बातों में दम भी है। उन्होंने निष्पक्ष अपनी बातें रखी और उन्होंने अपनी जिद पे अड़े और इस महागठबंधन से बाहर आकर उन्होंने शिवसेना को साथ में रखते हुए ही सरकार गठन करने जा रहे हैं। और उद्धव साहब का जो छवि थी उद्धव साहब ठाकरे की, जो 2 साल की छवि युवा वर्ग की आंखों में धुमिल होती जा रही थी और कहीं न कहीं जिस चीज के लिए शिवसेना जानी जाती थी, शिवसेना ने अपना वो अस्तित्व कहीं न कहीं खो दिया था। और शिंदे साहब हमारे जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो उस छवि को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ यही मुद्दा नहीं था कि सरकार कैसे बने, पर विकास 2-2.5 साल से रुक गया था। काफी ऐसे काम है जिसके लिए रोजमर्रा के चीजों को भी इस सरकार ने पीछे कर दिया था। जो चीजें पिछली सरकार जहां से रुकी थी, उम्मीद कर रहे थे ये सरकार आने के बाद वो चीजें और आगे बढ़ेगी, पर वहां पर सारा का सारा जीरो होता नजर आया। और उससे प्रॉब्लम क्या हुई सर कि हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ती गई। महाराष्ट्र में हर चीज इस समय महंगा है और चीजों का सिर्फ केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपके घर को आपको संभालना था। केंद्र सरकार आके आपके घर को नहीं संभाल सकती थी। और मैं इस चीज के लिए बीजेपी को और स्पेशली एकनाथ शिंदे साहब को, जिन्होंने ठाकरे साहब की नीतियों पर खड़े होने की बात कही है, उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार
जो विकास के मुद्दे पर ज्यादा बात करे और जो चीजें महाराष्ट्र के लोग जब त्राही हो रहे उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य करे। जो चीजों को इन दोनों की सरकार, मिली हुई सरकार जो 2019 से पहले की थी, जिन चीजों को रोका गया था उन चीजों पर काम करें तो और होगा। कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया जाए, तो उन चीजों पर ज्यादा बातचीत हो और तो उसमें हमारे महाराष्ट्र का विकास हो पाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आता हूं आपके पास। कांग्रेस नेता मोहित दीक्षित हमसे जुड़ गए हैं। मोहित जी, पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। दूसरी चीज सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आखिरकार आपकी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों जिम्मेदार हैं शिवसेना की आज इस हालत की, ऐसे आरोप आप पर लग रहा है। किस हालत की? जिस तरीके से कल उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया उद्धव ठाकरे को, उनके विधायक टूट करके शिंदे जी के साथ चले गए। वो कह रहे हैं हम वो हिंदुत्व वाली पार्टी अब नहीं रह गई है शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के वक्त में हुआ करती थी, जिनके से महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा, महाविकास अघाड़ी से अलग जाने की बात की संजय राउत ने। ये प्रश्न तो आपको भाजपा से करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि किस तरीके से शिवसेना की ये आज हाल हुई, किस तरीके से शिवसेना के लोग टूटे, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, ईडी या रुपए हाउस ट्रेडिंग के दम पर किस तरीके से शिवसेना में ये पार्टी में उथल पुथल किया गया, जो भाजपा की एक प्रणाली बन चुकी है पिछले कई कार्यकालों से। जहां उनको सत्ता नहीं मिलती तो वहां पर वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं या धन का दुरुपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। आज भी उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के हर वक्तव्य में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ अपने को संबद्ध किया गया है। तो कांग्रेस पे तो कतई आरोप लगा ही नहीं जा सकता कि शिवसेना के साथ जो हो रहा है वो उस पर कांग्रेस का कोई भी दोषी है। जो दोषी प्रमुख रूप दोषी है सर, बिल्कुल बीजेपी दोषी है। बीजेपी जहां सरकारें नहीं बना पाती तो वहां पर धन के दौलत दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग करके, संस्थाओं का दुरुपयोग करके, आप देखिए ना पिछले 15 दिन से क्या ड्रामा चल रहा है। अगर एकनाथ शिंदे जी को अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना था तो आप डे वन से बना सकते थे। 15 दिन से गुवाहाटी से असम, असम से फिर वापस गोवा, गोवा से लाकर ये क्या पर्यटन क्यों चल रहा था? आप कहीं ना कहीं आप असमंजस में थे किस तरीके से हमको अपनी ये युक्तियां, अपनी जो मोहरे सेट करने हैं, इसको बना करके हमको मोहरा बनाकर एकनाथ शिंदे जी को, शिवसेना को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का, डिमोलिश करने की प्रयास करना है। लेकिन आज लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनता जनार्दन जान रही है कि जिस तीर कमल, तीर और धनुष के निशान पर जो विधायक जीत के गए हैं, आज वो भाजपा के खेमे में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हुई है। उनकी छवि जब अगले चुनाव में, अभी आज अगर हिम्मत हो तो आज ये विधानसभा भंग करके नया चुनाव कराकर नए तरीके से है तो आज जितने भी पर्यटन करते हुए विधायक पाएगा तो कहीं ना कहीं इनको धूमिल करने का, इनको ध्वस्त करने का आज जनता तैयार बैठी हुई है और जनता करके दिखाएगी अगर ऐसा प्रयास हुआ तो। मगर नहीं, भाजपा को तो केवल एन के एन प्रक्रिया सरकार बनानी है और चुनी हुई सरकारों को किसी न किसी तरीके से गिराने का प्रयास करना है। पिछले 2.5 साल में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने असहयोग किया, आज कोरोना के काल में टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में रहने वाला व्यक्ति को आप बता रहे हैं कि उसके कार्यकाल, उसका क्रियाविधि बेकार रही, उसकी क्रियाविधि बेकार रही होती तो आज वो आपकी आंकड़ों में, कोरोना में वो टॉप 5 राज्यों में ना होता। तो कहीं ना कहीं आप ही अपने बातों पे विरोधाभास कर रहे हो और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के ले लेते हैं विवेक जी से। सर विवेक जी, इस सबके पीछे, सरकार गिराने के पीछे महाराष्ट्र में आपका हाथ है सर। पैसा खर्चा किया आपने संवैधानिक जो संस्थाएं, ईडी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं मोहित जी, कह रहे हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, पीछे लगा देते हैं सर। मजबूरी में आपके साथ आना पड़ता है विधायकों को। आदित्य जी, अभी हमारे जो मुंबई से जुड़े पत्रकार थे पार्थो जी जी, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन विवाद बरामद हो रहे थे, किस तरह से उनको धमकियां मिल रही थी, किस तरह से पुलिस कमिश्नर से वसूली की बात स्वीकारी गृह मंत्री के द्वारा, और किस तरह से एक मंत्री के संबंध देश विरोधी तत्वों से रहे और मंत्री दर मंत्री इनकी जेल की यात्रा करते रहे। ऐसे में अगर सरकार किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकेगी तो हनुमान जी उसकी सरकार का क्या करेंगे?
ये लालू यादव को भी मालूम है और ये उद्धव ठाकरे जी को भी मालूम हो गया। ठीक है सर, हनुमान जी ने गिराई सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं की गदा है जिनकी सरकार से घूम गई जी। और ये आज चाहे जितना रो ले, जिन्होंने भगवान हनुमान का विरोध किया उनकी गति यही हुई जी। आप लालू यादव का इतिहास उठा के देख लीजिए जी। पटना के हनुमान मंदिर पे जब उन्होंने जाकर के डेमोलेशन की कार्रवाई करने की कोशिश की थी जी, हालांकि उस कोशिश में नाकामयाब हो गए थे जी उसी के बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे जी। और कमोबेश यही हालत उद्धव ठाकरे जी की रही। जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजने का दुष्कृत्य किया तो उनकी भी उल्टी गिनती वहीं से चालू हो गई। और आज वो कहाँ है आप खुद जान सकते हैं। अब कांग्रेस के मित्र की पीड़ा ये है कि इनके साथ जो जुटता है उसका ये हाल होता है। खुद कांग्रेस कहाँ पहुंच गई वो भी आप देख रहे हैं। ये कहते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करती है। ईडी और सीबीआई तमाम संस्थाओं का नाम ले रहे हैं। भाई आप ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों आपका मंत्री गृह मंत्री कहता है कि मुझे इतने रुपए से पैसे चाहिए। आप ये वसूली जनता के माध्यम से तो कराओगे, जनता से तो करवाओगे और कहाँ से पैसे आएंगे? इस तरह का कृत्य करोगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद करके बैठी रहेगी? हम ऐसे अराजकतावादियों को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जनता को सुव्यवस्था सुशासन देने के लिए संकल्पित हैं। हम ये अनाचार नहीं देखेंगे। और रही बात पद की, पद तो कोई भी हो सेवा की जा सकती है। विचारधारा मत को हम अपने विचारधारा का आनंद नहीं देख बर्दाश्त करेंगे। ठीक है सर जी ठीक है। मोहित जी उनसे जवाब ले। मोहित जी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने हनुमान चालीसा नवनीत राणा रवि राणा ने पढ़नी चाहिए, आपने उन्हें जेल भिजवा दिया। हनुमान जी की वजह से आपकी सरकार गिर गई। दूसरी बात वो कह रहे हैं कुशासन था वहाँ पर भ्रष्टाचार था, वहाँ पर जिस तरीके से और भी जिलेटिन की छड़ों तक की बात की उन्होंने। आपको बता दें जितेंद्र पात्रो जी थोड़ी देर पहले मुझसे जुड़े थे जब हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की स्थिति पर, तो उन्होंने सुशांत राजपूत का भी जिक्र किया था। जितेंद्र पात्रो जी मैं आपके पास आऊँगा, पहले मोहित दीक्षित से इसका जवाब दे रहा। मोहित जी तो ये सारे इल्जाम आप पर लग रहे हैं सर, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे अलग हुए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, एनसीपी के जो विधायक हैं, उनकी सुनी जाती थी। उद्धव ठाकरे के बंगले के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, वर्षा के अंदर जो असली शिव सैनिक हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार किया जा रहा था, ऐसा तक उनका एकनाथ शिंदे का कहना है, जिसके चलते उन्हें दूर हटना पड़ा। और ये जो विधायक हैं, बागी विधायक है जिन्हें भगोड़ा भी कह रहे हैं आदित्य ठाकरे जी, ऐसा उन्हें काम करना पड़ा, उन्हें अलग होकर के और हिंदुत्व के मुद्दे पे आना पड़ा। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे आपकी सरकार गिर गई सर। बिल्कुल, पहले तो भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे जी, इनकी राय क्या मुकुल राय को लेकर के, येदियुरप्पा को लेकर के, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के, सब यही इनके पीछे भी आपने ईडी लगाई थी। और आज ये आपके साथ आपकी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद आज इनके उच्च पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। तो क्या आपका कन्विक्शन रहा है इनके प्रति? क्या आरोप लगा करके जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार, जैसे आप बताते हो कि सब भ्रष्टाचार करते हैं और ईडी उनको पकड़ने जाती है और आपकी तरफ से कोई दिशा निर्देश ईडी को नहीं होता, तो मुकुल राय के केस में क्या हुआ, येदियुरप्पा के केस में क्या हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा के केस में क्या हुआ? ये आज आपके पदों पर, आपके साथ रहकर गलबैया करने के बाद आज बड़े बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री पदों पर आसीन है और आज सारे आरोप इनके धुल गए हैं। तो क्या हुआ? वहां पर ईडी फेल हो गई, ईडी के जो कन्विक्शन थी वो बेकार हो गई। तो वही तरीका है, वही आपने यहाँ पर लगा करके जो 14-15 दिन का पर्यटन कराया वाया सूरत टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू गोवा, जो करके आपने जो जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया है और ये जो पैसे की जो दुरुपयोग किया, आज असम की हालत ये हो गई है कि असम पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह वहां बोल रहे थे, अपने चुनावी रैली में बोल कर आते थे कि असम को बाढ़ से मुक्ति दिलाऊंगा, और आज असम के गांव-गांव बाढ़ से त्राई हो रहे हैं और आप 5 स्टार होटलों पर महाराष्ट्र के विधायकों को बैठाल करके पंच सितारा, पंच भोग और 56 भोग का व्यंजन करा रहे हैं, जो शायद भगवानों को
आपने हनुमान उनको कहीं ना कहीं उनमें हनुमान जी की वो आकृति पाली, जो उनका स्वागत करते रहे, उनका सम्मान करते रहे, और व्यक्तिगत जो जनता जनार्दन, जो जनता भगवान होती है, उसके पैसों का आप दुरुपयोग करते रहे लगातार, और 15 दिन बाद किसी तरीके से धन बल से आपने उनको खरीद करके, जो आपके तथाकथित भगवान है उनको खरीद करके, जो भगवान रूपी जनता है वोट की, उनको ठग करके, आज उनके मैंडेट को ठग करके, आज किसी ना किसी तरीके से जो इसमें राज्यपाल महिम का भी मैं वो बोलूंगा कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां करी हैं, और आज ये अलोकतांत्रिक तरीके से ये आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आपकी भी बुराई करता था, आपको ही बताता था। आज के 2.5 सुप्रीम कोर्ट में गए तो सर आप आज के 2.5 साल पहले, सहयोगी गए, आज के 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे का ही वक्तव्य था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं सरकार बनाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी पसंद आने लगी। आज उनका हिंदुत्व जाग गया। 2.5 साल से पिछले जो कार्यकाल से सरकारें चल रही थी, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं, तब उनको वर्षा में जाने से कोई नहीं रोक रहा था, तब तक वो स्वेच्छा से चले जा रहे थे। आज उनको जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो धन बल हो या ईडी का डर हो, जो भी हो मिला, तो उसके बाद उनका हिंदुत्व भी जाग गया, और उनका वर्षा में जाने का जो ना घुसने का आरोप भी जागृत हो गया। तो ये सब चीजें 2.5 साल से आपको नहीं दिखी, और अब एकदम से दिखने लगी। ठीक है सर, ठीक। जितेंद्र तो पात्रो मान सकता है जी सर, अभी इस पे जवाब लेंगे विवेक जी से। सीधा रुक कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, जितेंद्र पात्रो, सीधा उनका रुक कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, दोनों ही पार्टी के लोगों को सुना सर। यहाँ जितेंद्र जी, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है एकनाथ शिंदे को लेकर के, जो पहले बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, जो बीजेपी के साथ जाने को मना करते थे, 2.5 साल सत्ता में रहे, 2.5 साल से लगातार शिवसेना के साथ रहे, एनसीपी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, और अब वो बागी शिव सैनिक बन गए हैं। कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है सर। जितेंद्र जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपने फोन का जी साउंड जी। हाँ, लोहित साहब ने बहुत अच्छा कहा। हाँ, पहले तो मैं 2-3 मुद्दों पर आपको रोशनी डालने, क्योंकि मैं भी एक युवा वर्ग में आता हूं महाराष्ट्र की जी। तो यहाँ पर बात ये नहीं आई है कि किसने किसके साथ सरकार बनाया है। यहाँ पर है कि विश्वास, जनता का विश्वास किसने खो दिया है। यहाँ पर जनता के साथ छल हो गया है सर। महाराष्ट्र की जो जनता, मुंबई, स्पेशली मुंबई के जो लोग समझते, छल हुआ है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर गद्दी के लिए शिवसेना का साथ छोड़ा गया था, तो अब गद्दी के लिए ही आगे, अगर ये भी बोला जाए तो सच होगा, झूठ तो नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पर भी आपको गद्दी ही चाहिए थी। दूसरी बात, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म सनातन में आता है, शांति प्रिय है। महाराष्ट्र को शांति प्रिय चीजें पसंद है। दूसरा, काफी ऐसे उत्पाद हो गए सर, काफी ऐसे उत्पाद हुए जहां पर महाराष्ट्र की जनता हताश हुई है। युवा एकन सुसाइड करता है, ठीक है सर। महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर होम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाता है। कमिश्नर का एक छोटा सा सिपाही वो काम कर जाता है, कमिश्नर की बातें नहीं माननी, उस होम मिनिस्टर की बात माननी। इस मुद्दे को आप बुला नहीं सकते, ना जनता इसके लिए माफ कर सकती है किसी को। तीसरी बात आती है विकास का मुद्दा, जो है कहीं दब गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक के पास रोटी है, एक के पास छत है, और एक के पास कंबल हो गया। तो अब आप लोगों ने 3 लोगों की सरकार के साथ, युवा वर्ग के साथ, आपने युवाओं को तो आपने नजरअंदाज कर दिया। एकनाथ शिंदे साहब, अगर आप कहते, उन्होंने हिंदुत्व की बात की है, और कहीं गलत नहीं है। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बात रखी है, जो आज उस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे साहब की सरकार में कहूंगा, शिंदे साहब आ गए। दूसरा, उद्धव ठाकरे साहब ने कांग्रेस का हाथ थामकर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खो दिया था, क्योंकि एनसीपी ने पहले भी बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो एनसीपी पर कोई इल्जाम नहीं आ पा रहा है। पर उद्धव साहब
में जहां पर एक समय ठाकरे साहब की आइडियोलॉजी को नजरअंदाज करके अगर जो सरकार बनी, और जैसे बीजेपी हमारे विवेक साहब बता रहे थे कि कांग्रेस में जिसके साथ कांग्रेस जुड़ी है वहां पर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, और वही महाराष्ट्र में वही दोहराया गया है जो बिहार में भी हो चुका है, आप लोगों ने देखा। तो वही चीज कोई नई चीज नहीं है, पर मुंबई एक चलता फिरता शहर है जो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे मेहनत करता है। वहां पर युवा आइकन की डेथ होती है, काफी ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप देखिए सर, अगर सरकार हिलती थी, शिवसेना की सरकार हिल रही होती तो आज सड़क पर युवा वर्ग खड़ा होता। पर आज क्या हुआ है, कौन कितने लोग खड़े हैं सड़क पर। अगर एक आंच आती थी, ठाकरे साहब एक आवाज लगाते थे, कितनों की सेना खड़ी होती थी जो जिसकी कोई गिनती नहीं हो पाती थी, आज नहीं खड़ी हो पा रही। और इस बीच दर्शकों को एक अपडेट और दे दें कि 7:30 का वक्त हो चला है और बस शपथ ग्रहण चालू हो चुका है और थोड़ी देर में शपथ लेते हुए नजर भी आएंगे आपको एकनाथ शिंदे सीएम पद की। मैं आपके पास लौटूंगा जितेंद्र जी, मैं सीधा रुख करना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव का। विवेक जी, मोहित दीक्षित साफ तौर पे कह रहे हैं ये सब पर्यटन क्या खेल रहे हैं, सीधा महाराष्ट्र से सूरत, सूरत से फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, और इसमें पैसा खर्च हो रहा है। सर, पैसा किसका खर्च हो रहा है? और आपको जब सरकार में रहना नहीं था जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जेपी नड्डा साहब ने कहा कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार में शामिल रहना चाहिए। लेकिन जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था वो सरकार में नहीं है लेकिन मार्गदर्शन उनका सरकार के साथ रहेगा। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए आदित्य जी, जिनको जनता से पैसे की जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चिंता उस समय के लिए कर लेनी चाहिए जब मुंबई का पुलिस कमिश्नर वसूली का गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा था। तब क्या कांग्रेस की तरफ से या एनसीपी की तरफ से किसी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे की बात की क्या? अगर हमारी जो संवैधानिक संस्थाओं पे पानी पीटी की कोसते हैं, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं ने उस पर सक्रियता से कार्रवाई करते हुए जांच की, तब उनके गृह मंत्री भी जेल पहुंचे। तो अब मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है नहीं, उसके आरोप को आप सत्य का आरोप कर करके नकार जाएंगे। तो किस तरह से एक मशहूर उद्योगपति के घर के बाहर गाड़ियां बरामद हुई, रेफ्रिजरेटर की गाड़ी बरामद हुई, उसमें इनका मुंबई पुलिस का एक SI भी लिप्त रहा, तमाम चीजें हैं। तो बहुत सी चीजें आपके यहाँ निकाल रहे, मैं बार बार उनकी चर्चा करूं तो उचित नहीं है, आपका समय खराब हो गया उससे। तो और दूसरी बात, जो अभी कोरोना काल में अपनी पीठ कटवा रहे थे, किस तरह से दिल्ली से पलायन शुरू हुआ, तो सर्वाधिक पलायन महाराष्ट्र से ही हुआ प्रवासियों का, इसके कारण पूरे देश में दिक्कतों का सामना करना था। ये सब सारी चीजें देश ने देखा है, इसको बार बार चर्चा की जाने की आवश्यकता नहीं। अब रही बात एकनाथ शिंदे साहब की, तो 2.5 साल से बर्दाश्त करते करते जब उनका धैर्य जवाब विवेक जी, इस पे जरा जवाब दे दीजिए सर। आपके जो शासित राज्य है, जो महाराष्ट्र के विधायक जो है शिव सैनिक, जो बागी विधायक हैं, वो सर आपके राज्यों में घूमते रहे सर, सूरत पहुंचे, फिर वहां से गुवाहाटी पहुंच गए, असम पहुंच गए, तो वहां से सर फिर गोवा लाए गए। मतलब ये जो कुछ चल रहा था इसके पीछे खर्चा किसका था सर, उसका जिक्र, उस पर सर थोड़ा जवाब दे दीजिए सर। मोहित दीक्षित जी कह रहे हैं। बिल्कुल मुकुल राय और हेमंत विश्व शर्मा का स्टेटस क्या है येदुरप्पा का आज की ईडी में? आज की तारीख में उनका वो आज भ्रष्टाचारी है कि नहीं है आज की तारीख? हाँ सर, जवाब दें। बिल्कुल आदित्य जी। जी। अब जिस प्रदेश में जी पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री वसूली करता हो, ऐसे में सरकार से दो हाथ करने वाले वहां को अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे ना। तो उनको किसी सुरक्षित चरस्थली की या सुरक्षित प्रदेश की तलाश है। अच्छा। अब बीजेपी के राज्य में सुरक्षा का माहौल है, आपको महसूस करते हैं, ये तो अच्छी बात है। इसमें तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इनके विधायक या इनके समर्थित दलों के विधायक इनके राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करते। तो कांग्रेस एनसीपी के शर्म से धूप बनने वाली बात है।
हम तो बार बार कहते हैं सुव्यवस्था से शासन देते, सुरक्षा का माहौल हमारे प्रदेशों में होता, हमारे शासित राज्यों में, हमारे राज्यों में भी वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हमारे लिए अच्छी बात, इनकी लिए शर्म वाली बात है। मिल गया जवाब? ठीक ठीक सर, जी आदित्य जी। ठीक सर, ठीक। मोहित जी, इस वक्त शपथ ग्रहण चल रहा है, आपको बता दें, और शपथ ले रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। आज से राजनीति जो होगी महाराष्ट्र में कितनी बदलती हुई आप देख रहे हैं सर? क्योंकि आपके साथ सरकार थी, आप एनसीपी और शिवसेना सरकार में थे, और आज से एक नया उदय हो रहा है देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के नाम पर, अब वो सीएम होंगे सर। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में सर, और आगे आने वाले चुनाव 2024 में इसका फायदा सर किसको मिलता देख रहे हैं आप मोहित जी? देखिए 2024 क्या आप लोगों को समझा पाएंगे कि आप ही सही है, आपके साथ एनसीपी सही है, एनसीपी के साथ वो शिवसेना जो उद्धव जी के साथ है वो सही है सर? ये सब भविष्य के गर्त की बातें हैं, और ये इनका जब जवाब होगा, ये राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने मंचों से सर, लेकिन मैसेज तो एक जाता है ना सर। नहीं, मैसेज क्या गया है आज की तारीख में, और मैसेज क्या कोट किया जा रहा है, कि जनता देख रही है जी, जनता देख रही है कि आज उद्धव ठाकरे जी कितने स्वच्छ और कितने पाक निकल के आ रहे हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री पद ऑफर किया, उन्होंने पार्टी छोड़ने तक को ऑफर किया अपने फेसबुक लाइव पेज से। आज देख रही है वो धूर्तता एकनाथ शिंदे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, माफी के साथ, एकनाथ शिंदे जी ने करी। आज वही चीज उन्होंने ग्रहण करनी थी, तो आज शिवसेना देख रहा है, शिवसेना का आज चाहने वाला देख रहा है, शिवसेना का समर्थक देख रहा है कि जिन जिन चीजों की चाहत रखी थी एकनाथ शिंदे ने, उसको देने के लिए उद्धव जी तैयार बैठे थे। उसके बावजूद आज वो गलबैयां करके उस पार्टी के साथ, जिस अभी हमारे पत्रकार महोदय जो भी अपने कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो कांग्रेस आइडियोलॉजी और शिवसेना आइडियोलॉजी, जरा कश्मीर में जाकर देखिए जहां आपने महबूबा के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो गलबैयां हुई थी, उसके बाद क्या इनकी आइडियोलॉजी में कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा था, तब लोगों ने सब स्वीकार कर लिया था। आप बात एक पक्ष की मत रखिए, आप बात रखिए तो दोनों पक्ष की रखिए। आप पत्रकार अपने को बता रहे हैं तो आप निष्पक्ष होकर बात बताइए। आप कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं तो कांग्रेस की स्थिति बताइए, तो कर्नाटक का भी उदाहरण दीजिए। आप कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं तो गोवा का भी उदाहरण दीजिए। आप कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं तो मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दीजिए, जहां पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हीं हथकंडों से, इन्हीं गंदे हथकंडों से कहीं ना कहीं जनता के मैंडेट को ठगा और जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया। यही काम कहीं ना कहीं जिस बिहार का नाम ले रहे हो, उस बिहार में भी हुआ, जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार बाद में तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से उनके साथ मिले जाकर के, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक बात रख रहे हैं तो दूसरा तराजू का दूसरा पलड़ा भी रखिए। उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया, नहीं, उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया था। अगर आपको शिवसेना और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं वो मिसमैच लग रहा है, तो आपको क्या महबूबा मुफ्ती और अमित शाह की आइडियोलॉजी में कोई मिसमैच नहीं लग रहा था? आपको रोकना चाहूंगा मोहित जी, देखिए शपथ ग्रहण शुरू हो गया। इस वक्त तस्वीरें जो है वो शपथ ग्रहण की हैं, देखिए देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं वो भी। देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ले रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ ले रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो हमारे दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं जीएमडी न्यूज पर, वो देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी वहां पर राज्यपाल है, वो मौजूद हैं और शपथ उनको दिलवा रहे हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, बड़ी खबर इस वक्त की। और जैसा कि जीएमडी न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना चाहिए, हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए किस तरीके से वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की जीएमडी न्यूज पर। मी माझे कामे
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त शपथ लेते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मोहित जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मुझे बड़ी खबर बतानी थी, डिप्टी सीएम जो है वो शपथ ले चुके हैं, अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं मोहित जी। नहीं, बिल्कुल मैं उन्हीं बातों को बता रहा था कि जिस तरीके से आज एक प्रथा सी चल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगातार अपने को गर्वान्वित महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, उनकी जो स्वायत्तता है उससे कहीं ना कहीं डिगा रहा है। तो आज हमारी जनता उस चीज को देख रही है और जो निकल के आ रहा है और जो निकल के आएगा, जिसका मैसेज आपने 2024 के लिए पूछा, तो ये जनता कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र को नकारते हुए इनकी जो दोहरी चरित्र की मानसिकता है उसके खिलाफ जवाब देगी और कहीं ना कहीं इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जी, आपने कुछ सवाल किया जितेंद्र पात्रों से, मैं उनका जवाब उनसे ले लेता हूं। जितेंद्र जी, आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, तल्ख तेवर थे मोहित जी के। वो कह रहे थे आप अगर जिक्र बिहार का कर रहे हैं तो कर्नाटक का भी कर लीजिए। वो तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। सर, आज बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है उस पर बात की जाए। नहीं, आपने उत्तर प्रदेश और बिहार का उदाहरण दिया है सर। मैं बताता हूँ सर जी। महाराष्ट्र में जो हुआ है उस पर बात की जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब कहा था कि आज हम 3 है तो हंस रहे हैं, वो कल हमारा पूरा देश होगा, तो आज आप हंसोगे। आज अगर दूसरा 3 है तो आप हंसोगे। अटल बिहारी ने ये नहीं कहा था ना कि आप हंसे। सुनिए, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात कही थी तो कम से कम आप गलत चीज का अनुसरण ना करें ना। आज तो अभी आपने बोला कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है उसका खत्म हो जाता है, कांग्रेस का क्या हाल है। तो आप आज कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ रही है और झूठ का जो बवंडर पूरा फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ विवेक जी ने कहा था कि कांग्रेस जिसके साथ नहीं, हाँ, पत्रकार महोदय ने कहा। मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ जी। मैंने हर जगह की राजनीतियां देखी हुई है और कई कश्मीर के जो मुद्दे हैं सर, जो अभी एक नई कश्मीर फाइल आई है उसमें काफी कुछ चीजें थोड़ा कुछ हमने जान लिया है। और वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो क्रांतिकारी लेखक हैं, अग्निशेखर, क्षमा कौल, इन लोगों ने काफी कुछ चीजों पे बात की है कश्मीर पे। आज जो है सर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में विवेक साहब ने कहा कि कांग्रेस जिससे सब जीती है तो वहां पर देखा जाता। तो सर आप ये बताइए, आपने बड़ा मुद्दा उठाया कि कोविड काल में आपने बड़ा सहयोग किया लोगों को। सर, एक कोवैक्सीन जो मुफ्त में दिया जा रहा था, महाराष्ट्र में उस इंजेक्शन की कीमत 950 से लेकर 9,000 रुपए थी। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि ये सारी फैसिलिटी दी गई। चलिए सर, इंसान भूखमरी पे मर गया था। नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं सर, मेरे आंकड़े नहीं। सर, सुनिए बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में आपने इंसान भूखमरी की मर रहा था, पुलिस से डंडे बरसाने के अलावा कुछ नहीं की। ठीक है सर, जहां दहीसर टोल प्लाजा के पास लोगों को खाना बांटने वालों पर भी अत्याचार होता रहा। अरे खाना बांट रहे थे लोग, जाना चाहते थे उनको जाने देते, आपने वो भी नहीं करा। चलिए, आप बोलते हैं कि सर कोविड काल में आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो आप ये बताइए कि कोविड काल में जो अस्पतालों ने 20-20, 25-25, 50-50 लाख के बिल बनाए, लोगों के घर बिक गए, कितने लोग मर गए, उनके लिए आपने क्या किया सर? तो आप बता दें। जहां पर शिवसेना को बाला साहब ठाकरे का चेहरा बताकर आने वाला कल, महाराष्ट्र का आने वाला कल समझकर सारी चीजें दी गई, वहां पर अगर शिंदे साहब कह रहे हैं कि शिंदे साहब एक बड़े नेता हैं शिवसेना के, अगर वो खुद कह रहे हैं कि मुझे सीएम से मिलने नहीं दिया जाता था और उनके घर के बाहर इंतजार करता रहता था, तो ये कहाँ तक सच बात है, कहाँ तक झूठी बात है? आप ही बता सकते हैं जनता को। लोगों का मार्गदर्शन कीजिए सर इस टॉपिक पर। रही दूसरे राज्यों की बात सर, जहां बाढ़ आया, जहां पर क्या हुई, सर एक बात बताइए, क्या
ईडी तब नहीं थी जब आपकी पूरी सरकार, पूरे केंद्र में आपकी सरकार थी, तब क्या ईडी नहीं थी? तब क्या आप लोगों ने सदुपयोग किया था? तब क्या सीबीआई नहीं थी? तब क्या सारी चीजें नहीं थी? आप एक चीज बोल रहे हैं, एक बड़ा नेता दिल्ली से एक मीटिंग करके तमिलनाडु जा रहा है, प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है सर। तो सारी चीजें संदिग्ध है सर, ऐसा नहीं कि संदिग्ध नहीं है, बहुत सारी चीजें संदिग्ध है। और महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत के एक जो बिहार का एक बच्चा था जो यूथ आइकन बन चुका था, उस मामले में जो किया गया, क्या युवा वर्ग ने उसको देखा नहीं सर? जिस लड़के ने अपने पैर जमाए, जिस लड़के ने मेहनत किया, महाराष्ट्र में उसको मौत दी, क्या उसकी मौत की छानबीन करने जब एक आईपीएस अफसर आया, उसके साथ क्या किया गया? क्यों उस चीज को क्यों निष्पक्ष नहीं करने दिया गया? उसको बोल दिया गया आप कोविड के पेशेंट है जी, आपके हाथ तक थप्पा लगा दे रहे हैं। एक आईपीएस यूपीएससी पास किया वो आईपीएस के साथ अगर हमारे महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था। देखिए सर, जो आइडियोलॉजी अगर बाला साहब ठाकरे की थी, उसको शिंदे साहब आगे तो फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। शिंदे साहब को आपने कहा कि जो अब तक भी शिंदे साहब के लिए यूज कर लिया, सर माफ कीजिएगा, अब शिंदे साहब तो महाराष्ट्र के सीएम बन गए, तो अब आप हमारे सीएम के लिए अगर अपशब्द कह रहे हैं तो कहाँ आइडियोलॉजी ठीक हो रही है सर? वो तो सीधा बोल रहे हैं कि मैंने बाला साहब ठाकरे ने जो हमको सिखाया है, अब वो हिंदुत्व से चलेंगे। और काफी कुछ मुद्दे हैं सर जो महाराष्ट्र में बात करनी चाहिए, और आपने कोविड का मुद्दा उठाया, इसलिए मेरा बोलना बनता था। बीजेपी के बड़े नेता विवेक साहब ने जो बात की थी, मैंने उस पर अपनी कितनी रखी थी, मैंने आपसे भी उम्मीद करता हूँ जो आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक है सर, ठीक सर, आपने अपनी बात कह दी सर। जो मोहित दीक्षित हैं, शायद उनके मन में जो बात रही होगी उसका जवाब उन्हें मिला होगा कि आप निष्पक्ष हैं, ये चीज क्लियर करना काफी जरूरी था। ठीक है विवेक जी, आपका रुख करना चाहूंगा सर। आप पर आरोप बहुत लगते हैं बीजेपी पर सर, जहां चाहते मौका मिलता है तोड़ फोड़ करके, आपके पास कौन सा पता नहीं डिटर्जेंट है सर कि, और कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है सर कि दूसरी पार्टी के नेता आते हैं और वो उस वॉशिंग मशीन में जाते हैं, डिटर्जेंट घुलता है पानी में और साफ सुथरे होकर के बाहर निकल आते हैं सर, और उन पर कोई दाग नहीं रहता सर। विवेक जी, आप पर इल्जाम है सर। देखिए आदित्य जी सर, इनके यहाँ पुलिस कमिश्नर ससोली गृह मंत्री करता है। सर, गृह मंत्री ससोली नेतृत्व करता होगा, बिना ऊपर के संरक्षण की तो इतनी बड़ी हरकत नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और जिनको ये नाम ले रहे हैं कि साहब ये लोग आपके वॉशिंग मशीन में धुल गए जी, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में न तो निश्चित ऐसी किसी में लिप्त है, न ऐसे किसी तत्व का संरक्षण करते हैं जी सर। और जो लोग जरा भी हमारे यहाँ कहीं भी किसी गलत काम में लिप्त होते हैं उनके समय रहती कार्रवाई की जाती, बख्शा किसी को नहीं जाता भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। उससे इतर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में संकोच नहीं करती। ठीक है सर। गलत करेंगे तो कार्रवाई में भी संकोच नहीं करती। इन लोगों की तरह हम अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं करते। और यही कारण है कि हमारे राज्यों में जनता सुशासन का, सुव्यवस्था का आनंद लेती है। इनके विधायक भी भाग करके आते हैं तो हमारे ही राज्य में शरण पाते हैं। ठीक सर, ये बात आपकी जो थी ना सर, ये आपका तर्क जो था ना सर, इसका तो कोई मुझे वितर्क लग नहीं रहा था कि आपके राज्यों में सर सुरक्षा के मद्देनजर ही महाराष्ट्र के विधायक रुके। सर वक्त तय था विवेक जी मेरे पास, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से जुड़े हुए थे, आपका भी जितेंद्र जी शुक्रिया। मोहित दीक्षित कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। तो सीधा सवाल में जिस तरीके से आज हमने इस मुद्दे को उठाया, आपने समझा होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में अब एकनाथ शिंदे का बड़ा कद हो गया है। शायद अब शिवसेना में जो टूटन है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अब फिर से कुछ नई तस्वीर लानी पड़ेगी। हालांकि हिंदुत्व को चलते हुए जरूर नजर आए थे। 2 शहरों के नाम बदल दिए सर,
एक ही दिन में। पहले योगी आदित्यनाथ ने जब नाम बदले थे यूपी में तो उसका विरोध होता था, लेकिन देखिए सर, हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आए, इमोशनल अपील भी करते हुए नजर आए उस दौरान जब इस्तीफा नहीं दिया था कल तक। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति है, राजनीति में निष्ठा किसके साथ है शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली। साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ भी देवेंद्र फडणवीस ने ले ली है। देखना होगा कि आगे आखिरकार कौन कौन मंत्री पद संभालता है, देखने वाली बात होगी। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।